रात की गहरी खामोशी में ठीक रात के 2 बजे फैसल अपनी नींद से चौंक उठा। उसका गला ऐसा सूखा था जैसे कोई रेगिस्तान की तपती रेत उसमें भर गई हो। वह बिस्तर से उठा और किचन की तरफ चल पड़ा। लाइट जलाने का ख्याल भी नहीं आया। घर की दीवारों से ठंडी हवा सरसराती हुई गुजर रही थी और खिड़की से चांद की हल्की किरणें फर्श पर नाच रही थीं। फैसला के कदमों की आवाज घर के सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे कोई अकेला मुसाफिर वीरान घाटी में चल रहा हो। वह किचन में दाखिल हुआ और अचानक उसकी नजर सिंक के पास ठहर गई। वहां एक छाया जैसी आकृति खड़ी थी, लाल सलवार कमीज में लिपटी, लंबे बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे और पीठ उसकी तरफ। फैसल का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठी, लेकिन वह उसे झुठा लाना चाहता था। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, अरे अरे सना। वे शब्द उसके गले से मुश्किल से निकले, जैसे कोई डर उसे घोंट रहा हो। आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और फैसल का सारा वजूद जम गया। ये सन्ना थी, उसकी मरहूम बीवी, जिसकी तदफीन आज सुबह ही हुई थी। उसका चेहरा मध्यम रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपने का टुकड़ा, लेकिन वे आंखें जिंदा थीं, भरी हुई मोहब्बत और एक अजीब उदासी से। फैसल के जहन में एक तूफान उठा। यह कैसे मुमकिन है? वह तो चली गई थी। उस लम्हे फैसल ने पहली बार महसूस किया कि मौत का मतलब हमेशा अलविदा नहीं होता। कुछ रूहें पीछे रह जाती हैं, मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ी हुई, जो उन्हें दुनिया से अलग नहीं होने देती। वहां खड़ा फैसला खामोश रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं और कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे कब्रिस्तान की हवा घर में दाखिल हो गई हो। यह जगह थी दराबाद, एक छोटा सा शांत पहाड़ी गांव, जहां हर आवाज घने जंगलों में गूंजती और कई गुना बढ़ जाती, जैसे कोई सरगोशी हवा के साथ सफर कर रही हो। सुबह की अजान की आवाज मस्जिद से उठती और पूरे गांव को जगाती, जबकि शाम को मगरिब की नमाज के बाद गांव की गलियां खामोश हो जाती। सिर्फ दूर से झींगुरों की आवाजें सुनाई देती। हवा हमेशा ताजगी से भरी होती, देवदार के पेड़ों की महक और बारिश की दूर की खुशबू से मिलकर एक अजीब सुकून देती। तंग रास्ते पहाड़ी ढलानों पर चढ़ते जाते और वहां छोटे छोटे पत्थर के घर जमीन से जुड़े हुए लगते, जैसे अल्लाह की रहमत में पनाह लिए हुए। दराबाद में लोकल अफसर के तौर पर अपनी नौकरी के 2 साल गुजरने के बाद फैसल खान की मुलाकात स्कूल की टीचर सना मलिक से हुई। शुरू में तो ये मुलाकातें बस इत्तेफाकी थीं। गांव के इज्तिमाओं में हल्की फुल्की बातें या टीचर्स की मीटिंग्स में चाय की मेज पर कुछ लम्हे। फैसल को लगता कि सना की आंखों में एक गहरा सुकून है, जैसे कोई नदी जो सतह पर शांत है लेकिन अंदर से बहती रहती है। सना को फैसल की बातों में वो इज्जत और एहतराम महसूस होता जो हर औरत अपने शौहर में तलाश करती है, जैसे अल्लाह ने उसे खास तौर पर उसके लिए बनाया हो। वे दोनों शाम को स्कूल के बाहर बैठते, किताबों की बात करते, गांव की रोजमर्रा जिंदगी पर टिप्पणी करते और भविष्य के सपने शेयर करते। फैसल सोचता, ये कैसी कशिश है जो मुझे उसकी तरफ खींच रही है, और सना खामोशी से मुस्कुराती, अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। कई महीनों की इन मुलाकातों के बाद फैसल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। एक दोपहर एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में, जहां हवा के झोंके पत्तों को सरसरा रहे थे, उसने सना से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारने का इरादा करूं, तो क्या तुम मुझे कबूल करोगी? उसकी आवाज में एक कंपन था, दिल की धड़कनें तेज। सना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों में चमक लेकर जवाब दिया, मैं तो तुम्हें पहले ही अपना समझ चुकी हूं। लेकिन उनकी इस नई मोहब्बत की राह में एक बड़ा राज छिपा था। सारा, सना की छोटी बहन। सारा ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन वह दिल की अच्छी थी, समझदार और नर्म मिजाज की मालिक। खानदान के बुजुर्गों ने पहले ही फैसल और सारा का रिश्ता तय कर दिया था, खामोशी से इत्तेफाक करके। फैसल ने कभी इस रिश्ते पर साफ हाँ नहीं की थी और न ही इनकार, क्योंकि उसका दिल तो सिर्फ सन्ना के लिए धड़कता था। वह सोचता रहता, यह कैसा इम्तिहान है अल्लाह का। आखिरकार फैसल ने सन्ना को एक निजी जगह पर बुलाया, गांव की नदी के किनारे, जहां पानी पत्थरों से टकराकर संगीत पैदा कर रहा था और परिंदे आसमान में उड़ते हुए चहचहा रहे थे। सना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे, उसने भारी आवाज में कहा। उसका चेहरा उदास। सना ने सिर झुकाकर मुस्कुराकर कहा, इतने महीनों के बाद भी तुम मुझसे बात करने में झिझकते हो?
बोलो ना। फैसल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा हाथ मांगने वाला था, लेकिन इससे पहले मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तुम्हारी छोटी बहन सारा से तय कर दिया। सना का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो गया, जैसे कोई सदमा उसे छू गया हो। सारा के साथ? उसने दोहराया, आवाज में दर्द। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारी बहन है। मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। सना, मैं सिर्फ तुमसे निकाह करना चाहता हूं। सना की आंखें नम हो गईं और वह खामोश रही, जैसे दिल में तूफान उठ रहा हो। क्या तुमने सारा को बताया है? उसने पूछा। नहीं, अभी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद उसे समझाओ। वह अक्लमंद है, शायद समझ जाए। सना ने सिर झुका लिया। उसके दिल में एक कशमकश थी, बहन की खुशी और अपनी मोहब्बत के बीच। अगले कुछ दिनों में सना ने मौका तलाशने की कोशिश की। किचन में, जहां बर्तनों की आवाजें गूंजती और मसालों की खुशबू हवा में फैलती, या लिविंग रूम में जहां धूप पर्दों से छनकर आती और फर्श पर सुनहरी किरणें बनाती, उसकी हिम्मत टूट जाती। वह बस मुस्कुराकर गुजर जाती और सारा कुछ न पूछती, जैसे वह भी कुछ महसूस कर रही हो। सना सोचती, कैसे कहूं, यह खबर उसे तोड़ देगी। आखिरकार एक शाम बरामदे पर, जहां ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी और मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज आ रही थी, सना ने हिम्मत की। सारा के पास खड़ी हुई, जो गुरूब आफताब को देख रही थी। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा हुआ। सारा, मुझे एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें दुख दे, सना ने कहा, आवाज में कंपन। सारा मुड़ी, चेहरे पर फिक्र। बहन, इतनी सीरियस क्यों हो? सब खैरियत तो है? सना ने गला साफ किया। जिस शख्स से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, फैसल, वह मेरा मेरा साथी है। सारा का चेहरा एक पल के लिए साकित हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? सना की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, मैंने कभी यह नहीं चाहा कि ऐसा हो। मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। ये बस अल्लाह की मर्जी से हो गया। सारा ने सना को देर तक देखा, उसकी आंखों में दर्द और समझदारी। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम खुश रहो बहन, ये मेरे लिए काफी है। सना की आंखें चमक उठीं और उसने सारा को सीने से लगा लिया, जैसे एक बोझ उतर गया हो। बाद में फैसल ने खुद सारा से बात की, बाग में चांदनी रात में जहां फूल महक रहे थे। सारा ने कहा, बस कभी उसे मेरे प्यार का बोझ न महसूस होने देना, उसे टूटने न देना। 3 साल गुजर गए। फैसल और सना का निकाह खुशियों से भरा था। हर सुबह फैसल चाय बनाता, भाप कमरे में फैलती और सना अपने बालों में गुलाब का फूल लगाकर उसे छेड़ती। खुशबू से घर महक उठता। रातें बालकनी पर गुजरती, पुरानी यादें शेयर करते, सितारों तले अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन एक रात सब बदल गया। सना ने कहा, आज दिल भारी लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा। अचानक सीने में तेज दर्द, वह गिर पड़ी। फैसल ने फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने अफसोस से कहा, दिल की नाकामी। फैसल की दुनिया अंधेरे में डूब गई, जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। अगली सुबह गांव के कब्रिस्तान में, पुराने पेड़ों की छांव में, सन्ना की जनाजा नमाज अदा की गई। उसे निकाह की पोशाक में दफनाया गया, चेहरा सफेद कफन में शांत, जैसे सो रही हो। इमाम ने कई बार दुआएं पढ़ीं, आवाजें हवा में गूंजतीं, खानदान और गांव वाले मिट्टी डालते, लेकिन जैसे ही कब्र बंद हुई, लोगों में सरगोशियां शुरू। उसकी रूह बेचैन है, वह नहीं जा रही। फैसल ने सुना, लेकिन वह सुन्न हो चुका था। सीने में एक बोझ बैठ गया, जैसे कोई गैर मरई हाथ उसे दबा रहा हो। शाम को घर लौटा। घर का सन्नाटा उसे खा रहा था। आधी रात पानी के लिए किचन गया। चांदनी छायाएं डाल रही थी। वहां सना खड़ी थी, लाल लिबास, खुले बाल, चूड़ियां, धुंधली आकृति। फैसला का गला सूखा। सना, वो मुस्कुराई और गायब। फैसल को नींद न आई। जहन बार बार पलटता, ये हकीकत है या वहम। कई बार किचन देखा, सिर्फ खालीपन, फ्रिज की आवाज और घड़ी की टिक टिक। सुबह सारा को कॉल की, आवाज में खौफ। कल रात सना नजर आई। सारा आई, मिलने लगी, बातचीत गहरी हुई। दोनों करीब आए, लेकिन घर में कोई देख रहा था। गांव में अफवाहें, खानदान शादी की बात सोचने लगे। अजीब वाक्य, सामान बिखरा, चाय तैयार। एक शाम सारा चाय बनाती, फैसल ने देखा,
चेहरा सारा का, लेकिन आंखें सना की। दिल रुक गया। उस रात फैसल सोचता रहा। सना सारा में दाखिल हो रही है और कमरे में एक ठंडी लहर उठी, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। रात की गहरी खामोशी में फैसल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। ज़ेहन एक तूफान की जद में। वह सोच रहा था, सना, वह कैसे वापस आ सकती है? यह सब मेरे दिमाग का फरेब है या वाकई अल्लाह की कोई निशानी? कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे कोई नामरई वजूद उसे छू रहा हो। दिन गुजरते गए, लेकिन फैसला का सुकून छंटता चला गया। सना की मौजूदगी अब सिर्फ गलियों के मोड़ पर या किचन की अंधेरी में महदूद नहीं रही थी। वह हर जगह थी, जैसे एक साया जो उसकी जिंदगी को घेर रहा हो। सुबह उठते ही जब वह बाथरूम में शेविंग कर रहा होता, गर्म पानी की भाप आईने को धुंधला देती और पीछे अक्स में सना की झलक नजर आती, लाल लिबास में खड़ी, खामोशी से देखती हुई। फैसल पलटता, दिल की धड़कन तेज, लेकिन वहां सिर्फ खाली जगह, तौलिए लटकते हुए और पानी की टप टप की आवाज। वह सोचता, यह कैसा वहम है जो मुझे पागल कर रहा है। शाम को लिविंग रूम में टीवी देखते हुए स्क्रीन की झिलमिलाहट कमरे को खौफनाक रोशनी से भर देती और कोने में लाल लिबास का एक किनारा लहराता नजर आता, जैसे हवा उसे हिला रही हो। फैसल की नजर वहां ठहर जाती, लेकिन जब वह उठकर देखता तो कुछ न होता, सिर्फ पर्दों की हल्की हरकत और बाहर से आती हवा की सरसराहट। रात को बिस्तर पर भारी कंबल के नीचे वह महसूस करता कि कोई उसके पास बैठा है। गद्दा हल्का सा दब जाता, जैसे कोई वजन उस पर है। आंखें खोलता तो अंधेरा, लेकिन दिल में एक खौफ बैठ जाता जो सुबह तक नहीं उतरता। सबसे खौफनाक लम्हे आधी रात के होते, जब नींद अचानक टूटती और वह महसूस करता कि कोई उसके सीने पर बैठा है। ठंडी सांसें उसके चेहरे पर आ रही हैं, जैसे कब्र की ठंडक। धीरे धीरे वह वजन हल्का होता, लेकिन फैसला की रूह कांप उठती और वह अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? फैसल को धीरे धीरे समझ आ रही थी कि सना अब सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि सारा के अंदर भी दाखिल हो रही है। कभी कभार सारा ऐसी बातें करती जो सिर्फ सना ही जानती थी, जैसे उनकी निजी यादें जो किसी और से शेयर नहीं की गई थीं। एक शाम फैसल ने यूं ही कहा, वह पुराना लाल दुपट्टा कहाँ है जो तुमने हमारी पहली ईद पर पहना था? सारा ने बिना सोचे जवाब दिया, अलमारी की ऊपर वाली शेल्फ में, उन चांदी की पायलों के साथ जो तुमने पहली बार खरीदी थी। फैसला जम गया, जैसे कोई बिजली गिर गई हो। ये तफसीलात तो सिर्फ सना को पता थीं। उसकी आंखें फैल गईं और वह खामोशी से सारा को देखता रहा, दिल में खौफ का तूफान। अगले दिन जब उसने वही सवाल दोहराया, सारा ने उलझकर कहा, कौन सा दुपट्टा? मुझे तो याद नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ मासूमियत थी, कोई धोखा नहीं। फैसला समझ गया, कल जो जवाब दे रही थी वह सारा नहीं, सना थी। इस दौरान खानदानों ने उनकी शादी तय कर दी। सबको लगा कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जैसे अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाया हो। लेकिन निकाह की तारीख करीब आते ही अजीब रुकावटें आने लगीं। एक बार दावत की प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई, जैसे कोई नामरई हाथ उसे रोक रहा हो। दूसरी बार मौलवी साहब अचानक बीमार पड़ गए और निकाह की तारीख बदलनी पड़ी। फैसल के दिल में शक बढ़ता गया। ये सब सन्ना की वजह से तो नहीं? आखिरकार सभी रुकावटों के बावजूद निकाह हो गया। तकरीब के दौरान जब फैसल ने सारा का हाथ पकड़ा, छतरी के नीचे जो रोशनी से सजी थी, उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। सारा ने धीरे से उसकी तरफ देखा, होंठों पर एक मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट जो सिर्फ सना की थी। फैसला का दिल धक से रह गया, जैसे कोई खंजर छाती में उतरा हो। निकाह के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सारा घरेलू काम संभालने लगी, फैसल से नर्म और मोहब्बत भरी बात करती, जैसे कोई नई दुल्हन अल्लाह की रहमत में खुश हो। उसकी आवाज बाहर चहचहाते परिंदों के साथ मिलकर एक खूबसूरत संगीत बनाती। लेकिन फैसला ने देखा कि सारा की तैयारियां बिल्कुल सना जैसी हो गई थीं। हाथों पर वही लाल मेहंदी, खुशबू जो चंबेली की तरह फैलती और कमरे को महका देती, और सलवार कमीज के वही स्टाइल जो सन्ना के पसंदीदा थे। शुरू में फैसल ने सोचा कि यह इत्तेफाक है, शायद बहनें एक जैसी होती हैं। लेकिन जब उसने देखा कि सारा किचन में चाय बना रही है, पत्तियों को हल्का सा भूनने से पहले, पानी डालने से पहले, बिल्कुल सना के तरीके से,
तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह खामोशी से देखता रहा, दिल में एक खौफ बढ़ता हुआ। धीरे धीरे सारा की चाल, उसके इशारे, हंसी, सब कुछ सना की तरह हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे फैसल ने सना से दोबारा निकाह कर लिया हो और सारा का वजूद धुंधला पड़ गया हो। खौफ वहां से शुरू हुआ जहां खत्म होना चाहिए था। रात को जब वे सो जाते, फैसल की नींद एक एहसास से टूटती। बिस्तर के पास कोई खड़ा है, जैसे कोई साया। लाइट जलाता तो खालीपन, लेकिन खिड़की आधी खुली होती और बाहर गली से पायलों की छन छन की आवाज आती, जैसे कोई औरत चल रही हो। फैसला की सांसें तेज हो जाती और वह अल्लाह का नाम लेकर कंबल में घुस जाता। सारा अक्सर आईने के सामने घंटों बैठी रहती, बिना किसी वजह के अपना दुपट्टा बार बार ठीक करती, जैसे कोई गैर मरई हाथ उसे हिदायतें दे रहा हो। शीशा कमरे की गर्म रोशनी को अक्स देता और एक दिन जब फैसल ने अक्स में उसकी नजर पकड़ी, सारा ने कहा, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे कब्र से आ रही हो। फैसल, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, आज ठान लिया कि सच सामने लाएगा। वह आईने के पास आया और धीरे से बोला, सना। सारा के हाथ रुक गए। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर धीरे से उसने सिर घुमाया, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, वही जो फैसल ने बरसों पहले देखी थी। सना, ये तुम हो ना? फैसल की आवाज कांप रही थी। सारा खड़ी हो गई, बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखती हुई। मैं कभी नहीं गई थी फैसल, तुमने मुझे दफन तो किया, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं मरी। सारा का शरीर क्यों? यह उसकी जिंदगी है, तुम्हारी नहीं। तुमने मुझे चाहा था, कोई और मेरी जगह कैसे ले सकती है? यह शरीर अब मेरा है और तुम भी। तुम पागल हो गई हो। पागल नहीं, जुदाई के दर्द ने मुझे जिंदा रखा है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं सारा को छोड़ दूं, तो तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। उसकी मांगें अजीब और खतरनाक थीं। मुकद्दस तेल से दिया जलाओ 7 रातों तक, कोई ना देखे। उस मजार की यादगार लाओ जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। एक रात उसकी आवाज पत्थर जैसी ठंडी। एक कुर्बानी, न जानवर न लाश, बल्कि इंसान की। फैसल खौफ से सुन्न हो गया। जानता था कि इनकार करे तो सारा की जान खतरे में। उसने कोशिश की, तेल, यादगार, लेकिन हर मांग पूरी होते ही नई, ज्यादा खौफनाक। वह समझ गया, यह मोहब्बत नहीं, जुनून है। अगर न रोका तो सारा हमेशा के लिए खो जाएगी। अब फैसल टूट चुका था। सना की रूह की अजीब मांगें, सारा की बदलती तबीयत और अब सारा का हमल, सब मिलकर उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। हर रात खौफ सताता, अगर यह रूह बच्चे पर भी कब्जा कर ले तो। आखिरकार एक रात उसने फैसला किया कि चुप नहीं बैठेगा। गांव के बाहर पहाड़ी रास्तों के बीच, जो कांटेदार झाड़ियों और गूंजती हवाओं से भरे थे, एक पुरानी खानकाह थी जहां मौलाना करीम शाह रहते थे। लोग कहते कि मौलाना ने कई बेचैन रूहों को सुकून दिया है, लेकिन उनके तरीके खतरनाक होते हैं, जैसे आग से खेलना। फैसला ने मौलाना को सारी कहानी सुनाई। मौलाना की आंखें सिकुड़ गईं। बेटा, मोहब्बत में फंसी रूह सबसे खतरनाक होती है। प्यार और पागलपन का फर्क मिट जाता है और वह कोई हद नहीं देखती। मौलाना, मेरी बीवी, मेरा बच्चा खतरे में हैं। यह काम आसान नहीं, जाने जा सकती हैं। अगर किस्मत ने साथ न दिया तो यह रूह तुम पर या बच्चे पर सवार हो सकती है। खामोशी के बाद फैसल ने झुककर कहा, मैं तैयार हूं, सारा को बचा लीजिए। मौलाना ने कागज पर फहरिस्त लिखी। कब्रिस्तान की राख बिना चांद की रात की, बरगद का सूखा शाख, काला तिल और सरसों के तेल का दिया, लाल धागा बेवा की कलाई का और सना की कब्र की मिट्टी। इनके बिना रस्म अधूरी, रूह और खौफनाक हो जाएगी। 2 दिन फैसल ने चीजें जमा की। महसूस करता कि कोई ताकुब कर रहा है। मजार पर हवा का झोंका, गली में लाल झलक, रात को दस्तक। नए चांद के 2 दिन बाद मौलाना घर आए। लिविंग रूम में दायरा बनाया, चारों तरफ दिए, केंद्र में आग। सारा अंदर बैठी, पेशानी पर काला तिल। तिलावत शुरू हुई तो हवा बदली, खिड़कियां बजने लगी जैसे कोई पीट रहा हो। सारा कांपने लगी। फैसल, ये क्या कर रहे हो? ये जिस्म मेरा है। सना, गलत है। सारा और बच्चे को छोड़ दो। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। मौलाना ने शाख आग में डाली, राख छिड़की। सुकून के नाम पर यह रूह आजाद हो। कमरा तिलावत से गूंज उठा। सारा का चेहरा खौफनाक,
आंसू बहे। मौलाना ने कहा, मिट्टी ला। फैसल ने दी। मौलाना ने आग में डाली। जैसे जिस्म मिट्टी में मिला, रूह सुकून पा। सारा चीखी, काला धुआं निकला और गायब। सारा बेहोश, कमरा ठंडा। मौलाना बोले, खत्म हुआ, लेकिन ऐसी रूहें सो जाती हैं, इंतजार करती रहती हैं। अगली सुबह सारा को कुछ याद न था। फैसला के जहन में मौलाना की बात गूंजती, मोहब्बत जुनून बन जाए तो भूत बन जाती है। वह सारा को देखता, राहत महसूस करता, लेकिन दिल की बेचैनी बाकी। दिनों बाद फैसल ने सब बताया, सना का कब्जा, जादू, सारा का चेहरा पीला, बहन मेरे अंदर। वह रो पड़ी। एक शाम खानदान जमा। फैसल ने सच कहा, सबके चेहरे उड़ गए। मौलाना की इंतबाह दोहराई, खामोशी छा गई। फैसला, यह घर छोड़ें। वे दूर शहर चले गए, उम्मीद की साए पीछे रह जाएं।